गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। हम लोगों ने सतह रसायन की शुरुआत कर लिया था और हमने पिछली कक्षाओं में बहुत सारी चीज़ों को हमने अ, उनके इंट्रोडक्शन के स्वरूप देख लिया था। हमने पिछले कक्षा में उत्प्रेरक और उत्प्रेरण भी देख लिया था, तो उस उत्प्रेरण को ही हम यहाँ आगे कंटिन्यू करते हैं। तो लगाइए हेडिंग, चलिए। कौन सा चैप्टर चल रहा है अपना? सतह रसायन। सतह रसायन। रसायन। हम आज बात करने वाले हैं उत्प्रेरण पर। उत्प्रेरण हमने पिछली क्लास में उत्प्रेरण की परिभाषा सीखी थी। फिर भी एक बार और सुन लीजिए कि उत्प्रेरण वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें उत्प्रेरक द्वारा किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को या वेग को या तो फिर बढ़ा सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। उत्प्रेरक की इसी गुण को हम क्या कहते हैं? उत्प्रेरण कहते हैं। ओके। वह रासायनिक रासायनिक प्रक्रिया प्रक्रिया जिसमें जिसमें उत्प्रेरक द्वारा उत्प्रेरक द्वारा किसी अभिक्रिया किसी अभिक्रिया की वेग को बढ़ा या कम किया जाता है किया जाता कम किया जाता है। ठीक। उत्प्रेरक के उत्प्रेरक के इस गुण को इस गुण को उत्प्रेरण कहते हैं। उत्प्रेरक के इस गुण को उत्प्रेरण कहते हैं। ओके, ठीक है भाई। ठीक। उत्प्रेरक का काम क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाना या कम करना। ठीक। उत्प्रेरक जो होता है वह उस रासायनिक अभिक्रिया में अंतिम में जस का तस प्राप्त होता है, यानी उसके संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? उत्प्रेरण कहते हैं। ओके। तो आज हम देखेंगे कि उत्प्रेरण कौन कौन प्रकार के हो सकते हैं, किस किस प्रकार के हो सकते हैं और वो कौन कौन। अगर हम किसी एक रासायनिक अभिक्रिया की बात करें तो H2 प्लस N2, इसमें आयरन जो है 2NH3, ये यहाँ पे जो है उत्प्रेरक है, जिसके चलते इस अभिक्रिया की गति जो है, वेग जो है, अधिक होती है। ठीक। आयरन द्वारा अभिक्रिया की गति को बढ़ाना ही उत्प्रेरण कहलाता है। ठीक है। ठीक। चलिए, समझ आ गया होगा। उत्प्रेरण वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्प्रेरक द्वारा किसी अभिक्रिया की वेग को या तो फिर अधिक या फिर बढ़ा सकते हैं या कम किया जा सकता है। उत्प्रेरक के इस गुण को ही उत्प्रेरण कहते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक।
उत्प्रेरण के प्रकार। उत्प्रेरण अभिकारक, उत्पाद व उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था के आधार पर इसे दो प्रकार से विभाजित करते हैं। उत्प्रेरण के प्रकार। उत्प्रेरण के प्रकार। इनको विभाजन का जो आधार है, किस आधार से हम इसको विभाजित करते हैं या वर्गीकृत करते हैं, इस पे अगर हम बात करें तो ये अभिकारक, उत्पाद व उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर। अभिकारक, उत्पाद तथा उत्प्रेरक के भौतिक अवस्था के आधार, भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरण, उत्प्रेरण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। ठीक है भाई। अभिकारक, उत्पाद तथा उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरण दो प्रकार के होते हैं। ठीक। पहला है सममांगी उत्प्रेरण, दूसरा है विषमांगी उत्प्रेरण। पहला सममांगी उत्प्रेरण, दूसरा है विषमांगी उत्प्रेरण। सममांगी उत्प्रेरण तथा विषमांगी उत्प्रेरण। ओके, तो सबसे पहले यहां पे बात करते हैं सममांगी उत्प्रेरण की। सममांगी उत्प्रेरण वह उत्प्रेरण होता है जिसमें अभिकारक, उत्पाद तथा उत्प्रेरक, इन तीनों की अवस्थाएं जो हैं एक समान होती हैं। ओके, इन सभी की प्रावस्थाएं एक समान होती हैं। ठीक है भाई। तो सबसे पहले इसकी बात करें, सममांगी उत्प्रेरण। सममांगी उत्प्रेरण वह उत्प्रेरण जिसमें वह उत्प्रेरण जिसमें अभिकारक, उत्पाद तथा उत्प्रेरक इन तीनों की अवस्थाएं समान होती हैं। अवस्थाएं मतलब इसको प्रावस्थाएं बोल। इन तीनों की प्रावस्था एक समान होती है, एक समान होती है। इन तीनों की प्रावस्था एक समान होती है। जैसे एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं, और एक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हम सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन ये आपस में मिलते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। ठीक है।
सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और आपस में मिलेंगे और सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण करेंगे। ठीक है भाई, ओके। सल्फर डाइऑक्साइड ये गैस अवस्था में होता है। इसके दो अणु जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन की अवस्था भी जो है गैसी है, ऑक्सीजन की अवस्था भी गैसी है। ये आपस में क्रिया करते हैं। यहाँ पे जो उत्प्रेरक होता है यह भी गैस होता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। यह भी किस अवस्था में है? गैस अवस्था में है। और ये मिलकर जब बनाते हैं तो SO3 बनाते हैं। इसकी अवस्था भी जो है गैस है। तो आप देख पाएंगे कि सममांगी उत्प्रेरण में ये अभिकारक दोनों के दोनों गैस हैं, उत्पाद यह भी गैस है, और जो उत्प्रेरक है यह भी गैस है। तो वह उत्प्रेरण जिसमें अभिकारक, उत्पाद तथा उत्प्रेरक इन तीनों की प्रावस्था एक समान होती है, ऐसी उत्प्रेरण को हम क्या कहते हैं? सममांगी उत्प्रेरण कहते हैं। ओके, इन तीनों की अवस्थाएं, प्रावस्थाएं जो है एक जैसी होंगी। अगर वो गैस है तो गैस गैस, ठोस है तो ठोस, द्रव है तो द्रव। ठीक है, समझ में आ रहा है? इनकी प्रावस्थाएं क्या होंगी? समान होंगी। तो ये क्या कहलाएगा? सममांगी उत्प्रेरण। चलिए इसको नोट कर लीजिए। हो गया? ठीक। अगला है विषमांगी उत्प्रेरण। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि विषमांगी उत्प्रेरण क्या होगा, जिसमें अभिकारक, उत्पाद तथा उत्प्रेरक इनकी प्रावस्थाएं जो है भिन्न भिन्न हों। ठीक, जरूरी नहीं इसमें सभी समान, और ऐसा भी नहीं कि सभी अलग अलग। या तो अभिकारक, उत्पाद एक जैसे हो सकते हैं, उत्प्रेरक का अलग प्रावस्था हो सकता है। ओके, पर ये सभी एक समान नहीं होंगे, इनकी प्रावस्थाएं चेंज होंगी। ठीक है, लगाइए विषमांगी उत्प्रेरण। विषमांगी उत्प्रेरण, विषमांगी उत्प्रेरण वह उत्प्रेरण जिसमें अभिकारक, उत्पाद वह उत्प्रेरण जिसमें अभिकारक, उत्पाद तथा उत्प्रेरक 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 तीनों की प्रावस्थाएं या प्रावस्था कैसा हो? भिन्न भिन्न हो से विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। उत्प्रेरण कहते हैं। ओके, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं हम हैबर विधि में अमोनिया निर्माण। जैसे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में रहता है, नाइट्रोजन भी गैसीय अवस्था में रहता है। यहाँ पे 2NH3 अमोनिया का निर्माण होता है, वह भी गैसीय अवस्था में रहता है।
गैसीय अवस्था में, और यहाँ पे जो उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक आयरन यहाँ पे ठोस अवस्था में रहता है। तो आप देख पाएंगे कि इस उत्प्रेरण में अभिकारक, उत्पाद, इनकी अवस्थाएं समान है, प्रावस्थाएं समान है, किंतु जो उत्प्रेरक है उसकी प्रावस्था अलग है। ठीक, तभी कहा गया है कि वह उत्प्रेरण जिसमें अभिकारक, उत्पाद तथा उत्प्रेरक तीनों की प्रावस्था भिन्न भिन्न हो, उसे हम क्या कहते हैं? विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। ठीक, ओके, ठीक, चलिए ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें और नोट कर लीजिए। हो गया? ठीक, तब हम देखेंगे जो विषमांगी उत्प्रेरण है इसका सिद्धांत, ये किस सिद्धांत पे काम करता है, कैसे ये किसी रासायनिक अभिक्रिया में विषमांगी उत्प्रेरण होता है। ठीक, तो हेडिंग लगाइए, विषमांगी उत्प्रेरण, उत्प्रेरण के सिद्धांत, विषमांगी उत्प्रेरण के सिद्धांत। तो जब विषमांगी उत्प्रेरण की जब क्रियाविधि होती है, इसके सिद्धांत उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारकों का पहले विस्तरण होता है, टूट टूट के वहां पे पहुंच जाते हैं, है ना, फिर उत्प्रेरक के सतह पर उनका अधिशोषण हो। ठीक है, चलिए क्रियाविधि को देखते हैं या सिद्धांत को देखते हैं, किस सिद्धांत पे काम करता है। नंबर 1, उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारकों का विस्तरण, उत्प्रेरक की सतह पर, सतह पर अभिकारकों, उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारकों का विसरण, विसरण फिर अधिशोषण, 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 है ना, होता है। जो अभिकारक हैं वह उत्प्रेरक की सतह पर विसरण के माध्यम से पहुंचते हैं और अभिकारक के सतह पर वो जो है उसके सतह पर फैल जाते हैं और उनके सतह पर उनका अधिशोषण हो जाता है, यानी उससे वो चिपक जाते हैं। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है? पहले जो उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक होते हैं वो विसरण के माध्यम से अभिकारक के सतह पर पहुंचते हैं, और जैसे ही अभिकारक के सतह पर विसरण के माध्यम से अभिकारक अभिकारक जो है उत्प्रेरक की सतह पर, सॉरी, अभिकारक उत्प्रेरक की सतह पर विसरण के माध्यम से पहुंचते हैं और अभिकारकों का उत्प्रेरक के ऊपर में जो है अधिशोषण होता है। ठीक, तो मान लेते हैं कि ये अभिकारक है, ये जो है मान के चले एक उत्प्रेरक है, ये उत्प्रेरक की संरचना, ये एक उत्प्रेरक है ना, मान लेते हैं इस तरीके से उत्प्रेरक है। इस उत्प्रेरक तक जो अभिकारक है वो पहुंचते हैं विसरण के माध्यम से, तो मान लेते हैं कि ये अभिकारक हैं ए और बी। यहां तक पहुंच गए। अब ये दोनों जो है अभिकारक उत्प्रेरक के सतह पर क्या होंगे? अधिशोषित होंगे, यानी कि ये इनके साथ जुड़ जाएंगे।
अधिशोषण के माध्यम से जुड़ जाएगा। हमने सीखा है, ठीक। ये जुड़ जाएंगे, मान के चलो ये जुड़ गया यहाँ पे, ये जुड़ गया यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से उत्प्रेरक के ऊपर में जो है अभिकारक क्या हो जाते हैं, अधिशोषित हो जाते हैं, ठीक है। ये पहला स्टेप होता है कि उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारकों का विस्तरण के द्वारा पहुंचना तथा उसके सतह पर अधिशोषित हो, ठीक है। चलिए, अधिशोषित या अधिशोषण हो, चलिए लिख लीजिए। अब जब अभिकारक उत्प्रेरक की सतह पर अधिशोषित हो चुका है, तब क्या होता है, उत्प्रेरक की सतह पर उचित सक्रियण ऊर्जा द्वारा अभिकारकों से मध्यवर्ती यौगिक का निर्माण होता है, ठीक है। अभी हमने क्या देखा है कि उत्प्रेरक के सतह पर अभिकारक आके अधिशोषित हुए हैं। अब ये अभिकारक आपस में एक मध्यवर्ती यौगिक का निर्माण करते हैं। उसके लिए ये एक दूसरे के बीच में जो सक्रियण ऊर्जा होता है, जिसको पार करके किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, तो सक्रियण ऊर्जा द्वारा, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी है, उनको एक्टिव करती है, उस ऊर्जा के द्वारा ये आपस में मिलके पहले एक मध्यवर्ती यौगिक का निर्माण करते हैं, ठीक है। चलिए दूसरे स्टेप में क्या होता है, दूसरे स्टेप में जो उत्प्रेरक की सतह पर उचित सक्रियण ऊर्जा द्वारा उत्प्रेरक उत्प्रेरक की सतह पर उत्प्रेरक की सतह पर उचित सक्रियण ऊर्जा उचित सक्रियण ऊर्जा उत्प्रेरक की सतह पर उचित सक्रियण ऊर्जा द्वारा उचित सक्रियण ऊर्जा द्वारा अभिकारक से, है ना, अभिकारकों से मध्यवर्ती यौगिक का निर्माण करता है। सक्रियण ऊर्जा द्वारा अभिकारकों से मध्यवर्ती यौगिक का निर्माण करता है, ठीक है। मध्यवर्ती यौगिक का निर्माण करता है। देखिए कैसे, अभी हम लोगों ने देखा है कि अभिकारक जो है कहां पहुंच गया है, उत्प्रेरक की सतह पर जो है ये अधिशोषित हो गए हैं, अधिशोषण हो गया, ठीक। अब इनमें क्या करता है, सक्रियण ऊर्जा काम करता है। कौन सी ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा क्या होता है, वह न्यूनतम ऊर्जा जिस ऊर्जा स्तर को पार करने के बाद अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं और उत्पाद में बदल जाते हैं, ठीक। तो सक्रियण ऊर्जा द्वारा ये क्या हो जाते हैं, क्रिया करना शुरू करते हैं और आपस में एक मध्यवर्ती यौगिक का निर्माण करते हैं। देखो कैसे, ये उत्प्रेरक तो रहेगा, क्योंकि भाई उत्प्रेरक का काम है बस इसको अभिक्रिया को कम ज्यादा करना, अभिक्रिया में इसका संघटन रूप से परिवर्तन नहीं होता। तो ए और बी, इसके बीच में जो है एक मध्यवर्ती यौगिक बनता है, ऐसे ये आपस में क्रिया करने लगते हैं, ठीक है। ये दूसरा स्टेप है कि उत्प्रेरक की सतह पर उचित सक्रियण ऊर्जा द्वारा अभिकारकों से मध्यवर्ती यौगिक का निर्माण करता है या होता है, ठीक है। इस तरीके से चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक हो गया, ठीक है। ये दूसरा स्टेप है जिसमें मध्यवर्ती यौगिक का निर्माण हुआ है।
अब जो तीसरा स्टेप है, इसमें उत्प्रेरक की सतह से विशोषण द्वारा जो मध्यवर्ती यौगिक था वो उत्प्रेरक से हट जाता है एवं उत्पाद में बदल जाता है ना। और जो उत्प्रेरक है वह अगले किसी और अभिकारकों को जोड़कर उत्पाद में बदलने के लिए तैयार। ठीक है, तो तीसरा स्टेप है उत्प्रेरक की सतह से विशोषण के माध्यम से उत्पाद का उत्प्रेरक की सतह से हटना। ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट का निर्माण हो गया, उत्पाद का निर्माण हो गया, और जो उत्प्रेरक है वो किसी अगले अभिक्रिया को उत्प्रेरण करने के लिए तैयार है। ठीक है, तीसरा स्टेप है इसमें कि उत्प्रेरक की सतह से उत्प्रेरक की सतह से उत्प्रेरक की सतह से उत्पाद का विशोषण के माध्यम से हटना, विशोषण के माध्यम से हटना तथा उत्प्रेरक का किसी अन्य अभिक्रिया को जो है आगे बढ़ाने के लिए तैयार होना। उत्प्रेरक का किसी अन्य क्रिया को उत्प्रेरण करने के लिए तैयार होना। ठीक है, यहां क्या होता है, तीसरे स्टेप में उत्प्रेरक की सतह से जो मध्यवर्ती यौगिक बना है वो अलग हो जाता है। जैसे अलग हो गया, एक उत्पाद बन गया, तो उत्पाद अलग, उत्प्रेरक जैसे का वैसे ही, जैसा मिला था वैसे अलग हो जाता है, और वो किसी दूसरे क्रिया को जो है उत्प्रेरित करने के लिए वो तैयार है। ठीक है, तो हमने देखा था कि अभी मध्यवर्ती यौगिक बना था ऐसे, उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक जो है एक मध्यवर्ती यौगिक ऐसे बनाकर बैठे हुए। अब होता क्या है यहाँ पे तीसरे स्टेप में, ये यहां से अलग हो जाता है सतह से विशोषण के माध्यम से। किसके माध्यम से? विशोषण के माध्यम से अलग हो जाते हैं। उत्प्रेरक ऐसे अलग हो जाता है और ये तैयार रहता है अगले स्टेप में किसी दूसरे, ये उत्प्रेरक अलग हो जाता है। ठीक, और इधर जो है, इधर ये जो है जो यौगिक बन गया था मध्यवर्ती यौगिक, वो उत्पाद के रूप में अलग हो जाता है। ठीक है भाई, ये उत्पाद के रूप में क्या होगा, अलग, ये उत्प्रेरक अलग और ये उत्पाद अलग। यह उत्प्रेरक अब किसी दूसरे अभिक्रिया को जाके उत्प्रेरित करता है। ठीक, उत्प्रेरक की सतह से उत्पाद का विशोषण के माध्यम से हटना तथा उत्प्रेरक का किसी अन्य क्रिया को उत्प्रेरण करने के लिए तैयार है। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। ठीक, तो ये था उत्प्रेरण, जिसमें हमने देखा कि उत्प्रेरण एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें उत्प्रेरक के द्वारा किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाया फिर घटाया जा सकता है। उत्प्रेरक उस रासायनिक अभिक्रिया में संघटन में कोई परिवर्तन नहीं होता है ना, अंतिम में वो जैसे का वैसे ही प्राप्त होता है। तो इनके अभिकारक, उत्पाद तथा जो उत्प्रेरक होते हैं उनकी भौतिक अवस्थाओं, प्रावस्थाओं के आधार पर हमने इसको दो भागों में बांटा, सममांगी उत्प्रेरण और विषमांगी उत्प्रेरण। सममांगी उत्प्रेरण में सभी की अवस्थाएं एक जैसी होती हैं, जबकि विषमांगी उत्प्रेरण में अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक इनकी अवस्थाओं में अंतर पाया जाता है। ठीक, तो विषमांगी उत्प्रेरण का हमने सिद्धांत देखा, जिसमें सबसे पहले क्या होता है, उत्प्रेरक की सतह पर विसरण के माध्यम से पहले अभिकारक आते हैं और उत्प्रेरक की सतह पर वो अधिशोषित हो जाते हैं। दूसरा स्टेप में क्या होता है, उत्प्रेरक की सतह पर उचित सक्रियण ऊर्जा के माध्यम से अभिकारक उनके सतह पर जो है एक चिपक जाते हैं और एक मध्यवर्ती यौगिक का निर्माण करते हैं। और
ठीक, तो उत्प्रेरण क्या होती है? उत्प्रेरक लेते ही सक्रियण ऊर्जा कम हो जाता है। देखिए भाई, सक्रियण ऊर्जा क्या होता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में वह न्यूनतम ऊर्जा जिस ऊर्जा स्तर को पार करने से अभिकारक उत्पाद में बदल जाती है। तो जैसे ही किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक आता है, तो सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है, जिससे उस अभिक्रिया की दर जो है बढ़ जाती है। ओके, वह अभिक्रिया तेजी से संपन्न होती है। ठीक है ना? तीसरी स्टेप था कि उत्प्रेरक की सतह पर क्या होता है? विशोषण के माध्यम से जो मध्यवर्ती यौगिक बना था, वह मध्यवर्ती यौगिक उत्प्रेरक की सतह से हट जाता है। उत्प्रेरक अलग और वह उत्पाद में बदल जाता है। अब जो उत्प्रेरक बच गया है, जैसे का वैसा अलग हुआ, यह उत्प्रेरक किसी दूसरी अभिक्रिया को उत्प्रेरण करने के लिए जो है तैयार रहता है। ठीक, इस तरीके से इस सिद्धांत के माध्यम से उत्पाद का निर्माण होता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि वे भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। ठीक है, अगले दिन हम एक नए वीडियो के साथ आपके सामने मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।